नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो में अपन ने पार्ट 4 पढ़ रहे थे, उसको आज अपने को आगे पढ़ना है। उसमें अपन ने पढ़ा था कि अपन डॉक्टरी थर्मामीटर या तापमापी के बारे में पढ़ा था अपन ने, और प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में पढ़ा था। अब आज अपने को इसको आगे नेक्स्ट स्टार्ट करना है, जो चालक जो टॉपिक है उससे पढ़ना है। चालक क्या होता है? वैसे तो सामान्यतः उन पदार्थों को अपन चालक कहते हैं जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान हो जाए, यानी उसमें से ऊष्मा होकर गुजर जावे, यानी आदान प्रदान हो जाए, उन्हें अपन चालक कहते हैं। चालक का मतलब जिन चीज़ों में अपन अगर विद्युत का प्रवाह हो जाता है तो उन्हें अपन चालक कहते हैं। जैसे लोहा है, लोहे को अगर अपन लाइट के अगर टच करेंगे तो क्या कहेगा, उसमें करंट आ जाएगा अपने, यानी विद्युत। तो अपन ऐसा बोलते हैं लोहा विद्युत का चालक है। तो अब इसकी परिभाषा देख लेते। जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को आर पार कर दे, यानी आने जाने देते हैं, उससे ऊष्मा का चालक कहते हैं। तो कौन कौन से दे रखे? एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा तथा तांबा। अपने तार देखे होंगे आपने घरों में, वो तांबे के बने होते हैं, जो जिसके कारण ऊष्मा का आदान प्रदान हो सके। और जो पदार्थ अपने में से होकर ऊष्मा को नहीं आने जाने देते उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं, यानी उसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो कुचालक कौन कौन से होते हैं, चालक कौन कौन से होते हैं? चालक के बारे में अपन ने देख लिया, अब कुचालक के बारे में देखना है। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी, ये क्या है? कुचालक है। और उस कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, यानी जिसमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता उसे ऊष्मारोधी कहते हैं। जैसे कभी कहीं करंट आ रहा हो कहीं, तो अपन क्या करेंगे, उसको सूखी लकड़ी से हटाते हैं, या प्लास्टिक से वो दस्ताने पहने होते तो उनसे हटाते। तो ये क्या कुचालक, यानी कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। फिर अपने को ये भी लिखना है, जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। तब इन पदार्थों का ऊष्मा में स्थानांतरण कैसे होता है? यानी ये बोल रहा है कि अगर जल ऊष्मा का कुचालक है तो इसके अंदर ऊष्मा का प्रवाह कैसे होता है, मतलब उसके अंदर ये गर्म कैसे होते हैं, इसके अंदर ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है। तो इसके लिए अपने को एक क्रियाकलाप 4.8 दे रखा है। इसके अंदर क्या करना, आपने को बीकर लेना है। बीकर के मतलब बीकर, यानी ये अपन ने बीकर लिया, इसके अंदर क्या किया, पानी भर रखा है। पानी भरने के बाद क्या किया, यहाँ पर एक बर्नर जलाया। बर्नर यानी गैस का चूल्हा जलाते अपन, और इसके पानी को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो इसके बाद ये पानी गर्म होने लग जाएगा, यानी इस बर्नर से ऊष्मा कहाँ जा रही, इस बीकर में जा रही, और बीकर गर्म होने के बाद ये पानी गर्म हो रहा। तो यानी इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, संवहन कहते हैं। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह पर होता, तो इसे संवहन विधि कहते हैं। तो इसके बारे में लिख रखा है, जब अपन जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल गर्म हो जाता है। गर्म जल ऊपर उठता, अगर अपन जल को गर्म करते हैं तो भाप बन के ऊपर उठने लग जाता है, और गर्म जल के आसपास का ठंडा जल भी उस स्थान पर लेने के लिए आता है, तो फिर ये भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठता है आसपास से जल। फिर से इस प्रकार ये प्रक्रिया होती रहती है, और सारा जल गर्म न हो जाए तो ऊष्मा के स्थानांतरण की इस विधि को क्या कहते हैं, संवहन विधि कहते हैं। ऊष्मा स्रोतों के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे वायु भी गर्म हो जाती है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे ही क्रियाकलाप 4.9 दे रखा अपने को। इसके अंदर क्या कर रखा है, एक मोमबत्ती को जला रखी है। मोमबत्ती इसके आसपास क्या होगा, एरिया गर्म होगा, और ये मतलब अगर उसके ऊपर जो अपन हाथ रखते हैं मोमबत्ती के ऊपर, तो उसके ऊपर ज्वाला सीधी आती, तो जलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। फिर इसके बाद देर का ऊपर की ओर से वायु संवहन द्वारा गर्म होती, इसलिए ज्वाला के ऊपर हाथ गर्मी का अनुभव करता है। जैसे अपन इस मोमबत्ती में अगर इसके बाईं दाईं तरफ हाथ रखेंगे तो अपने को गर्मी महसूस नहीं होगी, पर इसके अगर यहाँ सीधे इसने ऊपर रख रखा तो इसके हथेली में ज़्यादा महसूस होगी, क्योंकि वायु जो ऊष्मा होती है वो सीधी ऊपर हो जाएगी, तो इसके जलन महसूस ज़्यादा होगी। पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती। देखो यही देर का पार्श्व यानी आसपास की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होती है, और ये वायु की लो के ऊपर वायु जैसी गर्म नहीं लगती है।
और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटनाओं का अनुभव करते हैं। दिन के समय जो तटीय क्षेत्र पर, जैसे तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे आसपास के रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की उपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाती है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इस स्थान के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। चित्र 4.11 में अपने दर्शाया गया है। देखो ये पूरा क्रियाकलाप समुद्र से समीर हवाएं कैसे चलती है, गर्म ठंडी हवाएं, तो इसका ये चित्र दिया गया है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समीर का मतलब वायु होता है और समुद्र से आ रही तो यानी समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए क्षेत्रों के भवनों, खिड़कियों आदि की समुद्र की ओर बनाए जाते हैं। अपन बहुत सारे ऐसे मकान देखते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, तो उनके जो खिड़कियां और दरवाजे होते हैं उसको समुद्र के साइड रखा जाता ताकि उसकी ठंडी हवा को महसूस किया जा सके। इसके बाद थल समीर यानी जो वायु ठंडी हवाएं समुद्र की ओर बहती है, जैसे स्थल भाग से समुद्र की ओर बहती है, उन्हें अपन थल समीर कहते हैं। उसके बाद अपन ने जैसे उष्मा की एक विधि तो पढ़ी थी, संवहन विधि। अब विकिरण विधि। विकिरण का मतलब होता है किरणों के माध्यम से। जैसे अपने को सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो किरणों से प्राप्त होती है, तो उससे अपन विकिरण कहेंगे। कौन सी विधि से मानेंगे भाई? विकिरण। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक उष्मा कैसे पहुँचती है? चालन अथवा संवहन हम तक नहीं पहुँचा सकती है। यानी जो उष्मा का स्थानांतरण होता है, जिस माध्यम आवश्यक हो है, चूँकि इस पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकांश स्थान में कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम उष्मा को एक विकिरण विधि से प्राप्त करते हैं। यानी सूर्य से जो अपने को प्राप्त होती है उष्मा कौन सी विधि से प्राप्त होती है? विकिरण विधि से प्राप्त होती है। विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अपन सूर्य को इससे जो अपने को किरणें प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जल या ना तो जल चाहिए, ना कोई और माध्यम चाहिए, ना वायु चाहिए। बिना वायु होगी तो भी अपन क्या करें, अपने को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी। यानी अपने को ये पूछते हैं कितनी बार भाई किस विधि के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अपन क्या कहेंगे? विकिरण विधि में उष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद अपने को जब किसी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो अपने को उष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी उष्मा का विकिरण द्वारा ही परिवेश यानी वातावरण को स्थानांतरित करता है। हमारे शरीर में विकिरण द्वारा ही परिवेश की उष्मा देता है। हमारा शरीर जो विकिरण के द्वारा ही अपने वातावरण की उष्मा देता है और उष्मा ग्रहण करता है। इसके पश्चात सर्दी तथा गर्मी में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। अपने को पता है कि सर्दियों में अपन कैसे वस्त्र पहनते हैं। फिर ज़्यादा अपने को सर्दी लगती तो अपन ऊन से बने हुए वस्त्रों को ज़्यादा पहनना पसंद करेंगे। और गर्मियों के अंदर अपन कैसे वस्त्र पहनते हैं? सूती कपड़े से, जिनमें अपने को ठंडक महसूस हो। और अभी सर्दियों में अपन कैसे वस्त्र पहनना पसंद करेंगे कि जिसके अंदर गर्माहट महसूस हो अपने को। तो इस प्रकार के अपन वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। तो ये क्रियाकलाप देर का आपके 4.10, इसके अंदर देर का 2 डिब्बे लीजिए। इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला, दूसरे को सफ़ेद रहने देते हैं, अपन श्वेत रहने देते हैं। तो जिसमें काला पृष्ठ होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि काला कलर होता है उष्मा को ज़्यादा अवशोषित करता है। और सफ़ेद कलर में ठंडक, यानी सफ़ेद डिब्बे में जो पानी रहेगा वो ठंडा रहेगा, इसमें गर्म रहेगा। तो ये ध्यान रखना भी काला कलर क्या करता है? उष्मा को ज़्यादा ग्रहण करता है। यानी उसके अंदर आपने भी कभी महसूस किया होगा, जैसे कभी आप कभी ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हो तो उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, बजाय कोई दूसरा कलर या श्वेत कलर ठंडक महसूस करता है। इस प्रकार अपने 4.11 क्रियाकलाप हैं। और सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं।
देखो अपन पीछे भी पढ़ा ही था अपन ने कि भाई सर्दियों में अपने को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। सर्दियों में हमें ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है। ऊन क्या, ऊष्मा की रोधी, यानी ऊष्मा को आवागमन नहीं होने देती है, यानी उसके अंदर। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी या ट्रैप रहती है, तो हमारे शरीर को ऊष्मा को ठंडे परिवेश में विकिरित होने से रोकती है। यानी अपने परिवेश का मतलब होता है वातावरण। क्या वातावरण में जो अपने की जो ठंडी ऊष्मा होती है उसको अपन तक नहीं आने देती, यानी उनको विकिरित करने से रोकती है, यानी ठंडी चीज़ों को अपने शरीर तक नहीं आने देती। और हमें उष्णता का अनुभव होता है। उष्णता यानी गर्मी का अनुभव होता है, अपन को गर्माहट महसूस होती है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल से किसी का चुनाव करके उपयोग करने के लिए, तो आप किसे चुनेंगे? यदि दो कंबलों के बीच वायु की एक परत विद्यमान होती है, तो अपन कौन से चुनेंगे? वे दो कंबल वाले को चुनेंगे। इसके बाद जो अपना ये चैप्टर 4 है ऊष्मा, ये समाप्त हो जाता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसका अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड कर दूंगा मैं आपको। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए।